हम सब ने देखा है कि किस तरह इस्लाम ने धीरे धीरे पूरे यूरोप को कैप्चर कर लिया। फ्रांस, यूके, स्वीडन, इन जैसे देशों में जो मुस्लिम पॉपुलेशन कभी 1% भी नहीं हुआ करती थी, आज वो इतनी बढ़ चुकी है कि उसके कई इलाके मिनी पाकिस्तान से कम नहीं रह चुके हैं। Population was 3.9 million in 2021, and by 2030, it's expected to reach 8.2%, a staggering doubling in just 2 decades. This isn't just demographic change. लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अब यही कहानी ईस्ट यानी एशिया के सबसे एडवांस देशों में से एक जापान में दोहराई जा रही है, तो शायद आपको शॉक लग जाएगा, लेकिन ये रियलिटी है। आज जापान में भी पालिका बाजार के अरबियों ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। आज जापान में इस्लाम ऑफिशियली फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन बन चुका है। इनफैक्ट आज जापान में इस्लाम 110% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। इनमें मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया से वहां जाकर सेटल हो चुके हैं। लेकिन साथ ही ना यही लोग तेजी से लोकल जापानीज लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं इस्लाम में। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु ला शरीका लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। पिछले कुछ सालों में जापान में मॉस्क्स और इस्लामिक सेंटर्स, इनकी संख्या डबल से भी ज्यादा हो गई है। टोक्यो, ओसाका, कोबे, इन जैसे शहरों में नई नई मस्जिद और हलाल इकोसिस्टम्स खड़े हो चुके हैं, जिनके आसपास की पूरी पॉकेट्स मुस्लिम पॉकेट्स में डेवलप हो चुकी हैं। और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, आइडियोलॉजी भी ओपनली पुश की जा रही है। आज मुस्लिम क्लेरिक्स खुद ओपनली कह रहे हैं मुसलमानों को पेशेंट होने की जरूरत है। बस कुछ सालों की बात है, कुछ सालों के बाद हम पूरे जापान पे टेक ओवर कर लेंगे। In Japan, we only have 100 years, but some people they are so impatient. They want to see the result as soon as possible. Yes. In the end, and Allah will decide when is the best timing for the Japanese society and embrace Islam. When is best time for the individual to contemplate. आज मुसलमान जापानीज कल्चर के साथ कोएग्जिस्ट तो दूर, उल्टा उसे खत्म करने पर तुले हुए हैं। और आज जापान में राइट्स हो रहे हैं। जापान की सड़कों पे नमाज पढ़ी जा रही हैं। और जापान के वॉशरूम्स में कुछ ऐसे पैर धोए जा रहे हैं। ऊपर से आज जापान में हलाल सिस्टम ओपन हो चुका है। कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस बन चुकी हैं। इंटरफेथ मैरिजेस के द्वारा लोगों को मुसलमान बनाया जा रहा है। ब्रेन वॉशिंग के लिए इस्लामाइज्ड मांगा बिक रहे हैं। और जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें बता दूं, मांगा यानी जापानीज कार्टून्स, कॉमिक्स, एनिमेशन। और ये जो मांगा है ना, इनमें एक से ज्यादा बीवी रखने के फायदे क्या क्या होते हैं वो बताए जा रहे हैं। आज जापान में यही मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज्यादा क्राइम में इन्वॉल्व है। ये सब सेम वैसे ही किया जा रहा है जो यूरोप के कई देशों में हो चुका है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि आज जापानीज इस इस्लामाइजेशन के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जापानीज ये कह रहे हैं कि उनके देश से इस्लाम को तुरंत निकाला जाए। आज जापान के कई थिंकर्स ओपनली वार्न कर रहे हैं कि इस ट्रेंड को जल्दी से जल्दी रोका जाए, वरना पूरे जापान का फ्यूचर
खतरे में आ जाएगा। 理解してない。労働力だと思ってるから、ただの土葬どうするとか、例えばハラールのやつこっちで用意してって言ったらそれはわがままだって日本人言います。 तो सवाल अब ये उठता है कि क्या आखिर जापान सेम मिस्टेक करने जा रहा है जो कभी यूरोप ने की थी? क्यों आज जापान की ये हालत हो रही है? आखिर क्यों आज जापान का तेजी से इस्लामीकरण हो रहा है? और सबसे मेन बात, क्या जापान इस ट्रेंड से बाहर निकल पाएगा? आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के अंत तक जानते हैं। देखिए, ये समझने से पहले कि आज इस्लाम जापान के कल्चर को धीरे धीरे कैसे टेक ओवर कर रहा है, हमें थोड़ा ना हिस्ट्री में जाना पड़ेगा ताकि हम क्लियरली ये बात समझ सकें कि जापान का ओरिजिनल कल्चर क्या था और किस फाउंडेशन पर बना था। अब ऐसे तो जापान की हिस्ट्री जो है ना वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इसे कई फेजेस में डिवाइड किया गया है, लेकिन मैं आपको ना बहुत ही आसान भाषा में काफ़ी कम समय में जापान के कल्चर का आइडिया देता हूँ। लगभग 14,000 साल पहले ना जापान के अंदर जोमोन ट्राइब के लोग रहते थे। ये लोग एनिमिज्म को फॉलो करते थे, यानी इनके लिए प्रकृति के हर एलिमेंट जैसे कि नदी, पहाड़, जंगल, पेड़, पत्थर, पुरखे, सब में एक स्पिरिचुअल पावर हुआ करती थी जिसे वो कामी बोलते थे। यही आइडिया ना बाद में शिंतो रिलीजन का मेन फाउंडेशन बन जाता है। शिंतोइज्म बेसिकली एक तरीके का इंडिजीनियस जापानीज धर्म था। इसमें कोई प्रॉफिट नहीं था, कोई एक किताब का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये ना एक नेचुरल फेथ था जो ये कहता था कि हर चीज, सूरज, चांद, बिजली, हवा, पुरखे, सब में एक डिविनिटी होती है। इसके बाद ना लगभग 300 BC के अराउंड जापान के अंदर यायोई और कूफान लोग आए। इनके दौरान धीरे धीरे शिंतो रिलीजन शेप में आने लग गया। लेकिन सबसे बड़ा कल्चरल और रिलीजियस पॉइंट था जब 6th सेंचुरी में बुद्धिज्म जापान पहुंच गया। बुद्धिज्म के साथ संस्कृत के ग्रंथ, मंत्र और धार्मिक ट्रेडिशंस भी जापान तक पहुंच गए। इस समय ना जापान के ऊपर प्रिंस शोटोकू का राज था। उन्होंने खुद बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया, जिसके बाद उन्होंने होरियुची जैसे टेम्पल्स बनवाए। बुद्धिस्ट आइडियाज को कन्फ्यूशियन एथिक्स के साथ मिलाकर उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन तक लिख डाला था। जिनको नहीं पता कि कन्फ्यूशियन एथिक्स क्या होते हैं, उनको बता दूं कि कन्फ्यूशियन एथिक्स बेसिकली कन्फ्यूशियस नाम के एक चाइनीज सोशल थिंकर की एथिकल फिलॉसफी है। एनीवेज, इस समय तक ना भारत में पूजे जाने वाले भगवान भी जापानीज फ्रेमवर्क में अडॉप्ट किए जा चुके थे। माँ सरस्वती को बेंजाइटन बोला गया, जो कि म्यूजिक, नॉलेज और वेल्थ की गॉडेस थी, और इनके पूरे जापान में कई टेम्पल्स हैं आज भी। भगवान शिव को दाइकोकुटान बना दिया गया, जो कि फॉर्चून और एग्रीकल्चर के गॉड के रूप में पूजे गए। इंद्र को ताइशाकुटान और ब्रह्मा को बॉन्टैन बोला गया। भगवान गणेश को कांजटैन बोला गया। ऐसे ही करके जापान में काफी देवी देवता हुए। ऑथर यासुकुनी एनोक ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जापानीज कल्चर इंडियन कल्चर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। This should be recognized by Japanese people, the bottom of Japanese culture. Indian culture is very strongly imprinted and developed in the Japanese way. Thus, Japan and India was very closely connected. If you go to Japanese tomb, you may find sit-down letters. No Japanese can read these letters written on the tomb timber. And again in Japan, there is a Koya-san temples. In this Koya-san temples, they have still sit-down Sanskrit the school. खैर, धीरे धीरे ना जापान के अंदर बुद्धिज्म काफी पॉपुलर होने लग जाता है, जिसके कारण उस समय के राजा एम्परर शोमू ने बुद्धिज्म को जापान का ऑफिशियल स्टेट प्रोटेक्टर बना दिया। पर इसी के बाद ना जापान के ऊपर मंगोल्स का इन्वेजन हो जाता है ताकि जापान को इस्लामिक रूल के अंडर लाया जा सके। लेकिन जापान के लोग और जापान के राजा मिलकर मंगोल इन्वेजन को हरा देते हैं। लेकिन इसके बाद ना जापान के एम्परर को रियलाइज होता है कि जापान को एक वॉरियर क्लास की नीड है, और इसी के बाद ना कामाकुरा पीरियड आता है जिसमें जापान में सैमुराई क्लास उभर कर आती है। ये जो सैमुराई क्लास थी ना, ये जैन बुद्धिज्म को फॉलो करती थी, जो कि बेसिकली हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, जो कि चाइना के ताओइज्म और भारत के महायाना बुद्धिज्म को मिक्स करके बनाई गई थी। जैन शब्द जो है ना वो खुद संस्कृत के ध्यान शब्द से निकला है। इसके साथ ही ना बुद्धिज्म की कई और ब्रांचेस जैसे कि प्योर लैंड बुद्धिज्म और निशिरेन सेक्ट भी जापान में पॉपुलर होने लग गए थे। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और फिर इसी दौरान जापान में मंगोल्स के द्वारा इस्लाम फैलाने की नाकाम कोशिश के बाद इस बार
पोर्टुगीज ट्रेडर्स और मिशनरीज आ जाते हैं क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए। इनमें से ना एक बंदा था फ्रांसिस जेवियर। इसने जापान को सबसे पहले कन्वर्ट करने की कोशिश की थी। बहुत से जापानीज कन्वर्ट हो भी गए थे। इनफैक्ट 1580 आते आते ना जापान में लगभग 1.5 लाख लोग जो थे वो क्रिश्चियन बन गए थे, जिसमें सैमुराई और किसान दोनों शामिल थे। जिसके बाद वहां के राजा हिडेयोशी ने देखा कि कैसे ये मिशनरीज जो कि फिलीपींस, भारत और साउथ अमेरिका में जो कर रहे हैं ना, सेम चीज ये मिशनरीज जापान में करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें शक हुआ कि ये मिशनरीज जो है ना वो जापान को यूरोपियन कोलोनाइजेशन के लिए सॉफ्ट बना रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ना हिदेयोशी सहता रहा, क्योंकि बदले में पोर्टुगीज उन्हें अच्छा खासा ट्रेड वेल्थ दे रहे थे। लेकिन हिदेयोशी को ना तब बहुत गुस्सा आया जब उन्हें पता चला कि पोर्टुगीज ट्रेडर्स जो है ना वो जापान की औरतों और बच्चों को खरीद कर गुलाम बना रहे हैं और उन्हें यूरोप भेज रहे हैं। और इसके बाद हिदेयोशी ने तुरंत क्रिश्चियनिटी को जापान में बैन कर दिया और मिशनरीज को वापस भगा दिया। इसके बाद तोकुगावा शोगुनाटे नाम की क्लैन जापान में पावर में आती है और इन्होंने जापान को यूरोपियन कोलोनाइजेशन से बचाने के लिए एक सख्त आइसोलेशन पॉलिसी फॉलो की, जिसको बोला गया साकुकू। इसका बेसिक सिंपल शब्दों में मतलब होता है कि दुनिया के लिए अपने दरवाजे बंद कर देना। सोसाइटी को स्ट्रिक्ट क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया, सैमुराई, पीजेंट्स, आर्टिसंस और मर्चेंट्स। हर फैमिली को बुद्धिस्ट या फिर शिंतो टेम्पल के अंदर ना रजिस्टर करना कंपलसरी होता था, यानी कि बुद्धिज्म और शिंतो रिलीजन को जापान का एक ब्यूरोक्रेटिक आर्म बना दिया गया था। तोकुगावा शोगुनाटे नाम की जो क्लैन है ना वो 250 साल तक जापान में सत्ता में रही थी। अब ये बात ऑब्वियस है कि अगर आप इतने समय तक दुनिया से कटे रहोगे तो मॉडर्नाइजेशन कैसे होगा। और इसी का फायदा उठाते हुए ना 19th सेंचुरी के मिड में कॉमोडोर पेरी नाम का एक बंदा अपने ब्लैक शिप्स के साथ जापान आता है। उसने धमकी दी कि अगर जापान ट्रेड खोलने को रेडी नहीं हुआ तो अमेरिका फोर्स यूज करेगा, अटैक करेगा। जापान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि उनकी मिलिट्री और नेवी वेस्टर्न पावर्स के कंपैरिजन में बहुत वीक थी। और इसी कारण से ना जापान को अनइक्वल ट्रीटीज साइन करनी पड़ गई, जिसमें अमेरिका को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स मिले और जापान की सॉवरेनिटी, जापान की संप्रभुता खतरे में पड़ गई। और इससे ना जापान के अंदर टोकुगावा शोगुनाटे क्लैन के खिलाफ रिवोल्ट शुरू हो गया, क्योंकि लोकल जापानीज को लगने लगा कि अगर जापान मॉडर्नाइज नहीं हुआ तो उनका हाल भी चाइना जैसा होगा। बेसिकली वो हाल जो अफीम वॉर के बाद ब्रिटेन ने चाइना का किया था। धीरे धीरे जापान के अंदर अमेरिका और यूरोप का इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हो गया और इसके बाद पता है क्या हुआ? सोनो जोई इस प्रकार के स्लोगन्स उठने लगे, जिसका मतलब होता है कि राजा की तो जय हो लेकिन बर्बर लोगों को बाहर फेंक दो। इसके बाद काफ़ी अपराइजिंग हुई, प्रोटेस्ट हुए और काफ़ी दामियों और सैमुराइज ने तोकुगावा शोगुनाटे के खिलाफ रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उस वक्त रियल पावर जो थी वो शोगुन्स के पास थी। तो इस मूवमेंट का बेसिक मकसद था कि एम्परर को फिर से सेंट्रल पावर देना और यूरोप और अमेरिका के इन्फ्लुएंस को जापान से बाहर फेंकना। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद ना अल्टीमेटली जापान के अंदर मेइजी रेस्टोरेशन आता है, जिसके कारण जापान में इंपीरियल अथॉरिटी रिस्टोर हो जाती है और जापान ना खुद मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट कर लेता है। यही मॉडर्न जापान का ओरिजिन पॉइंट भी बनता है। अब जापान पूरी दुनिया के लिए वापस से खुल जाता है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी ना जापान ने अपनी संप्रभुता और अपने कल्चर को अनकंडीशनल और प्रायोरिटी पर रखा था। पर इन सब चीजों के बीच में ना एक और चीज थी जो जापान में एंट्री कर चुकी थी और उसका नाम था इस्लाम। देखिए, इस वक्त तक जापान में मेजरली सिर्फ 2 रिलीजन थे, बुद्धिज्म और शिंटोइज्म। जापान में अभी तक कोई भी अब्राहिमिक रिलीजन नहीं पहुंचा था और इसके कारण ना जापान का कल्चर नेचुरली काफी पॉलीथीइस्टिक और टॉलरेंट था। ऊपर से जापान के लोग वो अपने हार्ड वर्क के दम पर बहुत कम समय में ही जापान को नई ऊंचाई पर पहुंचा चुके थे। लेकिन जापान को सबसे बड़ा डर ये था कि वेस्ट की अथॉरिटी को चैलेंज करना जरूरी है, वरना ये फिर से हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज करेंगे, जैसा एशिया और अफ्रीका के बाकी के देशों में हो रहा है। इसीलिए ना जापान ने एक पैन एशियनिस्ट थियोरी निकाली। एशिया सिर्फ एशियंस के लिए है, इनफैक्ट एशियंस यूरोपियन से सुपीरियर हैं। अब जापान ने सोचा कि इस मिशन में मुस्लिम्स को इंक्लूड करना ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एशिया के बहुत बड़े बड़े रीजन्स मुस्लिम मेजॉरिटी थे। इंडिया के मुस्लिम्स, इंडोनेशिया, मलय, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट। अब जापान क्या करता है? जापान इन्हें अट्रैक्ट करने के लिए ना उनको लेकर बहुत सॉफ्ट हो जाता है। और यही वो गैप था जिसमें इस्लाम ने पहली बार जापान में पैर पसारने की कोशिशें शुरू कर दी। इसी में सबसे पहला अटेम्प्ट सद्र-उद-दीन अजहर इस नाम के एक इंडियन मुस्लिम के द्वारा की गई। ये भाई साहब 19th सेंचुरी के एंड में जापान पहुंचे थे और इनका मेन एम था इस्लाम को जापान में इंट्रोड्यूस कराना और वहाँ के कल्चर को इस्लामिक बनाना। इससे जापान में कुछ लोग कन्वर्ट होना शुरू हो चुके थे। फिर 1891 आता है
और 1891 में शोतारो नोदा ने कॉन्स्टेंटाइन ओपल में इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। फिर 1909 में कोतारो यामाओका, ये भाई साहब जो फॉर्मर बुद्धिस्ट थे, ये इस्लाम एक्सेप्ट करके हज परफॉर्म करने चले जाते हैं। और जापान का जो पहला हाजी था ना, वो यही था। अच्छा चलो एक फैक्ट और जान लो, ये यामाओका भाई साहब जो थे ना, ये इस्लाम में जब कन्वर्ट हुए तो पता है कहाँ पर हुए थे? यहीं इंडिया में, बॉम्बे के अंदर। और इसके तुरंत बाद 1890 में ऑटोमन एम्पायर ने भी ना जापान से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए एक शिप को भेजा। हालांकि ये जो शिप था ना, ये जापान पहुंचने से पहले ही वाकायामा कोस्ट के पास तूफान में डूब गया, जिसमें 600 से ज़्यादा मुस्लिम सेलर्स मारे गए। पर देखिए, इसके बावजूद जापान में अब्राहमिक रिलीजन अभी भी उतना एक्सेप्टिंग नहीं हुआ था और अभी भी जापान में इस्लाम की कोई विजिबल राइज नहीं देखी जा सकती थी। फिर आता है 1917 और ये वो साल था जब इस्लाम का रियल एंट्री पॉइंट जापान में देखा जा सकता है। बेसिकली ना उस समय रशियन रेवोल्यूशन चल रहा था। अब ऐसे में बॉल्शेविक रिप्रेशन से बचने के लिए सेंट्रल एशिया के कई तातर मुस्लिम्स जो थे ना, वो रेफ्यूजी बनकर जापान में पहुंच गए और यहाँ जापान ने भी उन्हें रेफ्यूजीज के नाम पे अपने देश में सेटल करवा लिया। अब ये जो रेफ्यूजीज थे, ये धीरे धीरे वहाँ सेटल होने लगे और कोबे और ओसाका, इनके पोर्ट्स के आसपास बेस बनाकर ट्रेड करना इन्होंने शुरू कर दिया। इसे देखते ही देखते तातर कम्युनिटी ने ना खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग कर लिया और फिर उन्होंने अपना रिलीजियस बेस बनाना जापान के अंदर शुरू कर दिया। उन्होंने जापान की पहली मस्जिद खड़ी कर दी। 1935 में कोबे मॉस्क बनी और फिर 1938 में टोक्यो मॉस्क बनी। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि जो जापान ने कुछ मुस्लिम रिफ्यूजीज को अलाउ किया था, वो अब 1941 तक पूरे जापान में हजारों मुसलमान हो चुके थे। अब भले ही ये नंबर आपको कम लग रहा हो, लेकिन एटलीस्ट इसने जापान में इस्लाम के राइज का बेस बना दिया था। क्योंकि भले ही 1 करोड़ की पॉपुलेशन में इस्लाम का प्रैक्टिकली कोई वेट नहीं हो, लेकिन मॉस्क और इस्लामिक सेंटर बनना शुरू हो चुके थे। और मॉस्क का मतलब होता है एक परमानेंट एंकर, जो एक बार खड़ा हो जाता है तो रिलीजन के एक्सपेंशन के लिए बेस बन जाता है। इसके बाद धड़ल्ले से जापान में मुस्लिम सेंटर्स खुलने लगे, चाहे वो 1953 में जापान मुस्लिम एसोसिएशन बनी हो या फिर 1966 में इस्लामिक सेंटर ऑफ जापान। धीरे धीरे इस्लाम को जापान में रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो चुकी थी। मतलब अब इस्लाम सिर्फ रेफ्यूजीज तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि एक रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन बन चुका था जापान के अंदर। और इसी टाइम जापान में मुस्लिम्स ने अपने रिलीजन को ग्रो करने के लिए एक पैटर्न शुरू कर दिया, जो लॉन्ग टर्म में जापान के लिए बहुत डेंजरस होने वाला था। फॉरेन मुस्लिम स्टूडेंट्स और वर्कर्स ने जापानीज लड़कियों के साथ शादी करना शुरू कर दिया था। शादी के साथ लड़की इस्लाम को एक्सेप्ट करती गई और अगली जनरेशन ऑटोमेटिकली मुसलमान बनती गई। यानी इंटर मैरिज के थ्रू इस्लाम ने अपना बेस जापानीज सोसाइटी के अंदर डालना शुरू कर दिया था। ये वही पैटर्न है जिसको आप इंडिया में ना लव जिहाद के नाम से जानते हो। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जापान में मुस्लिम ग्रोथ के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है। अब इससे होता पता है क्या है? इससे होता ये है कि 1980s तक जापान में इस्लाम बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। अब देखिए, जहाँ 1980s में ना ऑलरेडी मुस्लिम कन्वर्ट्स बढ़ रहे थे, ऊपर से जापान ने मुस्लिम इमिग्रेंट्स को और ज़्यादा एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। रीज़न पता है? जापान अपनी इकोनॉमिक माइट की ना पीक पर था। स्टील, कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सब दुनिया भर में जापान के कंट्रोल में थे। लेकिन इसी दौरान जापान की पॉपुलेशन तेज़ी से बूढ़ी हो रही थी और इंडस्ट्रीज़ को मजदूर नहीं मिल रहे थे काम करने के लिए। और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए जापान ने फॉरेनर्स को एंट्री दी और इसी के साथ मुस्लिम्स का इन्फ्लक्स शुरू हो गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान और बाकी देशों से हजारों चीप वर्कर्स कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज और छोटी दुकानों में बेस बनाने लगे, वहां पर काम करने लग गए। और यहाँ से जापान में और तेजी से मुस्लिम इन्फ्लक्स हुआ। जो मुस्लिम माइग्रेंट्स आए, उन्होंने तुरंत अपनी कम्युनिटी बनानी शुरू कर दी। 1982 में मुस्लिम पॉपुलेशन कुछ 30,000 के आसपास थी, लेकिन जैसे जैसे माइग्रेशन बढ़ा, ये नंबर एक्सपोनेंशियल तरीके से ग्रो करने लग गया। 2010 तक मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी ना, वो 1,85,000 हो गई। 2019 तक 2,30,000 और 2024 में एस्टिमेट है कि लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा मुस्लिम्स जो हैं वो जापान में रह रहे हैं। मतलब सिर्फ 40 साल में 10 गुना। इमदाद मेरी करने आजा रसूल अस्सलाम वालेकुम दा अख्तर दी मुबारक से लास्ट में पर दुआ दी ژوندۍ
ये राइज जो है ना वो भयानक है और ये तब हुआ है जब जापान की असली पॉपुलेशन जो है, ओरिजिनल जो लोग हैं, वो लगातार घट रहे हैं। यानी कि डेमोग्राफिक गैप फिल करने का जो सबसे ज़्यादा फायदा है वो मुस्लिम लोगों ने उठाया है। शुरुआत में जो जापान में 2 मस्जिदें थी ना, वो देखते ही देखते 2021 में 113 से ज़्यादा खड़ी हो चुकी हैं और इनके आसपास ना पूरा मुस्लिम इकोसिस्टम चल रहा है। मस्जिदों के आसपास हलाल शॉप्स, पाकिस्तानी बांग्लादेशी करी हाउसेस, कबाब स्टॉल्स और छोटी मोटी ग्रोसरी की चेन्स जो हैं वो जापान के अंदर खुल चुकी हैं। ट्रिप एडवाइजर पे ना आप हलाल रेस्टोरेंट्स की पूरी लिस्ट देख सकते हो। पर देखिए यहाँ पर दिक्कत ये नहीं है कि जापान में मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि टू बी फेयर जापान में धीरे धीरे बाकी जो रिलीजन्स हैं ना उनके लोग भी बढ़े ही हैं। लेकिन इस्लाम और बाकी रिलीजन्स के अंदर ना एक बहुत बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस था। जहाँ बाकी धर्म जो थे वो जापान की संस्कृति और परंपरा के साथ कोएग्जिस्ट करने के लिए तैयार थे, वहीं इस्लाम उल्टा अपना कल्चर जापानियों पर थोप रहा था। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जापान में 99% जो लोग हैं ना वो क्रिमेशन करते हैं, दाह संस्कार करते हैं, और इसका कारण सिर्फ धार्मिक नहीं है, प्रैक्टिकल भी है। जापान एक छोटा सा और डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, यानी जमीन की कमी है। दाह संस्कार से कम जमीन लगती है, जबकि जो बरियल्स होते हैं ना, यानी कि मुर्दे को गाड़ने की प्रथा, उसमें जमीन ज्यादा लगती है। अब जो मुस्लिम्स है ना वो तो बरियल्स करते हैं, वो तो दाह संस्कार में विश्वास नहीं रखते, और इसी वजह से बप्पा मुस्लिम एसोसिएशन ने हीजी टाउन के अंदर कई एकड़ जमीन खरीद ली, जिसे बरियल ग्राउंड बना दिया गया। इंटरेस्टिंगली जो जगह थी ना वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर थी, जिसके नीचे डायरेक्ट एग्रीकल्चरल वाटर सोर्सेज मौजूद थे, यानी यहाँ पर बरियल से पानी और जमीन दोनों प्रदूषित हो सकते थे। और इसी कारण से ना वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी थी उन्होंने मुस्लिम लोगों को कोई दूसरी ज़मीन देखने के लिए कह दिया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए और ज़बरदस्ती भयंकर प्रोटेस्ट पर उतर गए। ये उदाहरण साफ दिखाता है कि जापानी संस्कृति और इस्लामिक संस्कृति जो है ना उसके अंदर एक गहरा कॉन्फ्लिक्ट है, और ऊपर से जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना वो इस गैप को भरने के लिए भी तैयार नहीं है, उसे अपनाने के लिए भी तैयार नहीं है। और ऐसे ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और इसी कारण से आज जापान के लोग इस अनचेक्ड इस्लामिक राइज से डरने लग गए। देखिए, भले ही आज जापान में इस्लाम की कुल पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन का मात्र 1% हो, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस्लाम जापान का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन बन चुका है, लगभग 110% की ग्रोथ रेट के साथ। और ये नंबर जो है ना, ये आपको छोटा लग सकता होगा, लेकिन किसी भी देश के लिए ये एक अलार्मिंग सिग्नल है, क्योंकि इतिहास गवाह है, अगर किसी देश में इस्लाम की पॉपुलेशन एक बैरियर को क्रॉस कर जाती है, जो कि अक्सर 20 से 30% के बीच में होता है, तो वहाँ प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती हैं। हाई क्राइम रेट, ग्रूमिंग गैंग्स, इलीगल लैंड ऑक्यूपेशन और फिर शरिया लॉ की डिमांड्स। ये सब चीज़ें जो है ना, ये ऐसी हवा में नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया की बहुत सारे देशों में ये सब कुछ हो चुका है। और इसी वजह से जापानीज सोसाइटी कॉशियस है। जापान समझता है कि इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो कोएग्जिस्टेंस को अलाउ ही नहीं करता, ये दूसरे कल्चर्स को अब्जॉर्ब नहीं करेगा, बल्कि उल्टा उसको खा जाएगा। और इसी वजह से जापानीज लोग रिलीजन के मैटर को ना कभी लाइटली नहीं लेते हैं। आज के जापान में कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ओपनली मास कन्वर्जन के लिए ना रोड मैप तैयार कर रही हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु ला शरीका लहु व अशहदु अला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु। कई क्लरिक्स ओपनली ये कह चुके हैं, मुस्लिम्स नीड टू बी पेशेंट। अभी इस्लाम को यहाँ आए हुए 100 साल भी नहीं हुए, थोड़ा वक्त दो, जब पॉपुलेशन एक सिग्निफिकेंट लेवल पर पहुँच जाएगी तब हम अपना एजेंडा यहाँ पर भी पुश कर देंगे। We observe this history of Islamization in the world. Usually, when they become under the Islamic law of the Islamic Empire, at least it takes like 300 or 400 years for the citizen living there to the majority of the citizens will embrace Islam. In Japan, we only have 100 years, but some people, they are so impatient. They want to see the result as soon as possible. Yes. In the end, and Allah will decide when is the best timing for the Japanese society to embrace Islam. When is best time for the individual Yes. to contemplate
and about Islam. यानी इनके शब्दों में ये स्ट्रेटेजी साफ है, आज वेट एंड वॉच, कल डोमिनेंस की डिमांड, यानी वही दारुल हरब और वही दारुल इस्लाम, वही कॉन्सेप्ट सेम हर जगह, जो लेबनान से लेकर इंडिया, ईरान, हर जगह देखा जा सकता है। अभी शॉर्ट टर्म में इस्लाम जापान को डोमिनेट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर अनचेक्ड ग्रोथ चलती रही और जापानीज की डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन कंटिन्यू करती रही, तो ये जो बैलेंस है ना, ये डेंजरस तरीके से शिफ्ट हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन समझने के लिए ना हमें जापान के थोड़ा सा बगल में जाना होगा, यानी चाइना में। तो चाइना के एग्जाम्पल को अगर देखें, जो एथनिकली और कल्चरली जापान से बहुत सिमिलर है। चाइना के शिनजियांग रीजन में मुस्लिम्स, यानी यूगर मुस्लिम्स, उन्होंने भी इसी तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दिया था। इलीगल एक्टिविटीज़, राइजिंग क्राइम और टेररिज्म, यहाँ तक की इन्वॉल्वमेंट उनके सामने आई थी। और इसके जवाब में चाइना ने एक बहुत कड़ा एक्शन लिया। ऐसे मॉस्क पर रेस्ट्रिक्शन लगाए जो काफ़ी रेडिकल हो गए थे। रेडिकल इस्लामिक प्रीचिंग्स को मॉनिटर किया गया और सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को, उनको तो क्रश ही कर दिया गया। साथ ही मुस्लिम इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को टाइट कर दिया गया और सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स के लिए ना पॉपुलेशन कंट्रोल और री एजुकेशन, ये वाले प्रोग्राम्स लॉन्च कर दिए गए। हालांकि जब से चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई है, उन्होंने ना ये वाला जो प्रोसेस है इसको बहुत एक्सट्रीम लेवल पर ले जा चुके हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के लिए इस्लाम एक कैंसर से ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अब जैसे भी किया, उससे ये तो साफ है कि चाइना ने इस्लाम को अपने कल्चर के ऊपर ना हावी नहीं होने दिया। अब हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि जापान को सेम यही रेप्लिकेट करना चाहिए जैसे चाइना ने किया, नहीं, पर जापान ऑब्वियसली प्रिकॉशंस ले सकता है। आज जापान के पास एक एडवांटेज है, अभी इस्लाम की पॉपुलेशन जापान में बहुत छोटी है। अगर जापान ने अभी स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन कंट्रोल और इंटर मैरिज मॉनिटरिंग और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर चेक्स, ये तीनों चीज़ें कर ली, तो सिचुएशन को कंट्रोल में बहुत आराम से लाया जा सकता है। लेकिन अगर जापान यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह लिबरल पॉलिसीज़ को फॉलो करता रहा, तो कल वही हाल होगा जो आज फ्रांस, यूके, स्वीडन ये सब फेस कर रहे हैं, यानी बर्बादी। तो भाई साहब, आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में? आप अपनी राय को कमेंट में अवश्य रखिए। बाकी आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो भाई साहब उसके लिए यूपीआई, पेट्रियन और जॉइन बटन, तीनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल भी जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।